हेलो दोस्तों, वेलकम टू विटी लैब। तो आज हमारी 21 नंबर विधि है जो कि व्याख्यान विधि है। इसके जनक हैं प्लेटो और इन्होंने ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में दिया था। ठीक है, ईस्वी पूर्व 4वीं सदी। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि अक्सर आपने स्नातन स्तर या फिर बीए बीएड एसटीसी किया होगा। उस टाइम आपने देखा होगा कि आपकी कक्षा में एक जो भी गुरुजी थे वो आते थे और साथ में एक पन्ने पे या शॉर्टली कुछ नोट्स लेके आते थे। वो अपनी स्टैंड पे या फिर अपने साथ रखते हुए और आगे देखते हुए कुछ बातें उनमें नज़र मारते हुए आपको पढ़ाते थे और वो व्याख्यान के साथ साथ आपको लिखवाते थे, है ना। और कुछ बातें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें होती थी उनको पॉइंट के रूप में वो श्यामपट्ट पर अंकित कर लिखते थे, अंकित करते थे और अंकित करने के बाद स्पष्ट करते थे। जो मौखिक रूप से स्पष्ट किया जाना ही क्या है, व्याख्यान विधि है। इसका प्रयोग सबसे पहले प्लेटो द्वारा किया गया। इस कारण इन्हें इस विधि का जनक माना जाता है। इस विधि में सबसे पहले एक शिक्षक व्याख्यान तैयार करता है। इस व्याख्यान को कक्ष में साथ लेकर उपस्थित होता है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट पर अंकित करते हुए व्याख्यान करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंकित करते हुए व्याख्यान करता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान में गद्य पद्य एवं व्याकरणीय शब्दार्थ को स्पष्ट करने के लिए इस विधि का उपयोग कर मौखिक
रूप से बालकों को सिखाया जाता है। ठीक है। गद्य पद्य आपने देखा होगा, गद्य पद्य पाठ में एक शिक्षक होता है, वो पहले तो उस पाठ को पढ़ता है, उसके बाद उसका व्याख्या मतलब हिंदी अर्थ बताता है। वही क्या है, वहाँ पे व्याख्यान विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके गुण और दोष। गुण में बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर है पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। और उसके बाद 2 नंबर के बालकों में अच्छे श्रोता के गुण विकसित बालक, आपको पता है कि जब टीचर व्याख्यान करता है उस टाइम बालक केवल सुनता है, उसके साथ ही क्या वो सुनेगा तो अच्छा एक श्रोता बनेगा। और उसके बाद बालकों में अनुशासन का विकास होता है, या अनुशासन पैदा होता है, कुछ भी आप उसके हिसाब से जो वर्ड आएगा, क्योंकि भाषा चेंज आ सकती है क्वेश्चन की, ऐसी बात नहीं है कि मैंने यहाँ पे अनुशासन का विकास होता है तो इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे ये भी आ सकता है कि अनुशासन पैदा होता है, क्योंकि बालक एक अच्छी तरह से सुनता है अनुशासन में रह के, तो वो क्या है, अनुशासन ही है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, एक तो धन कम खर्च होता है, क्योंकि व्याख्यान में क्या धन तो नहीं लगता। और दूसरी बात, इसके अंदर जो सहायक सामग्री है ना, वो अधिक से उपयोग में लाई जा सकती है। धन की कम, सॉरी यहाँ पे आप सीधा ही लिख लो, यहाँ पे धन की कम खर्चीली है और अधिक से अधिक सहायक सामग्री काम में ली जा सकती है। उसके बाद एक इसका और रह गया, चार हो गए। इसके बाद 5 नंबर है, सभी कठिन विषय वस्तु को व्याख्यान द्वारा सरल बनाकर स्पष्ट करना। भाई आपको पता है कि गद्य या पद्य परिभाषा पद्य में भाषा में होता है, तो आपको समझ में नहीं आता हो, कोई भी दुआ हो या कोई कहानी है शॉर्ट है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली। आपको कैसे समझ में आएगा, आपको हिंदी में उसकी व्याख्या होगी तभी तो समझ में आएगा। उसके बाद इसके दोष, दोष में एक बात तो आपको स्पष्टली पता चलता होगा कि इसमें केवल शिक्षक सक्रिय रहता है, क्योंकि टीचर के ऊपर होता है सारा कुछ। बालक तो क्या है, एक श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, तो बालक सक्रिय नहीं रहता। इस कारण क्या है कि मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है।
2 नंबर, अब बालक सुनता है तो भाई एक प्रकार से मूक श्रोता बन जाता है। बालक में मूक मूक श्रोता बन जाता, बालक मूक श्रोता बन जाता है, केवल केवल सुनने का ही कार्य रहता है, बालक निष्क्रिय रहता है। 3 नंबर ये हो गया, बालक निष्क्रिय रहता, निष्क्रिय एक प्रकार से कोई भी क्रिया नहीं करता, ठीक है, क्रिया नहीं करता मतलब बालक निष्क्रिय रहता है। इसके बाद जो बालकों में जिज्ञासाएं होती है ना, वो शांत नहीं हो पाती, क्योंकि जब बालक टीचर व्याख्यान कर रहा होता है तो उस टाइम बोलते नहीं है, कुछ बालक बीच में नहीं बोलते, वो टाइम निकल जाता है, तो जिज्ञासाएं बालकों की शांत नहीं होती। 4 नंबर ये हो गया, बालकों की जिज्ञासा नहीं होती, बालकों की जिज्ञासा शांत नहीं होती, ठीक है। ये तो हो गए हमारे गुण और दोष। उसके बाद एक नोट डाल के विशेष बात लिखनी है हमको, वो देखते हैं। नोट, आपको पता है कि इसको मनोविज्ञान नहीं मानता है, फिर भी इसको उपयोग में लिया जा रहा है, क्यों, रीज़न क्या है? उसका भी एक रीज़न है कि मैंने आपको बताया था कि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, 1 से अधिक बालक पढ़ाए जा सकते हैं, तो ये भी उसके क्या है, गुण हैं। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए थोड़ा बहुत कि बहुत सारे बालकों को पढ़ाया जा सकता है एक साथ। मनोविज्ञान के नहीं मानने पर भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ये बात भी लिखी जाती है, अमनोवैज्ञानिक होते हुए भी फिर भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। और एक और भी विधि है, जैसे तूपड़ विधि, परंपरागत विधि बोलते हैं, तो वो भी अमनोवैज्ञानिक होती है, क्योंकि उसमें शिक्षक निष्क्रिय रहता है, बालक तो लेकिन रहता है, लेकिन उसमें परंपरागत विधि में क्या होता है कि बालकों पे कम जोर रहता है, वो केवल चलो पढ़ा लिखो चलो, तो उसमें क्या है, क्योंकि केवल शिक्षक ही बोलता रहता है, तो इस कारण सेम यही बात इसमें है। अब आपको क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मनोविज्ञान नहीं मानता है फिर भी इसको उपयोग में लिया जाता है, तो ये कौन सी विधि है, व्याख्यान विधि हो जाएगी आपके ऑप्शन में, व्याख्यान होगा, तो नहीं तो परंपरागत विधि। 2-4 विधि ऐसी हैं जो शिक्षक केंद्रित हैं, बाल केंद्रित नहीं है, और वर्तमान मनोविज्ञान ये कहता है कि बाल केंद्रित विधियों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इतने नवाचार होने के बाद भी इस विधि का उपयोग किया जाता है, कारण कोचिंगों में, इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा बहुत सारे बालकों को एक साथ व्याख्यान के द्वारा पढ़ाया जाता है, मतलब क्योंकि उस विधि का उपयोग में बहुत सारे बालकों को एक साथ पढ़ाने के लिए किया जाता है इसका। अब बात करेंगे कल नेक्स्ट विधि पे, हमारी 22 नंबर विधि होगी, उसके बाद 3-4 विधियाँ और रहेंगी, लमसम 27-28 विधियाँ हो जाएंगी हमारी। उसके बाद हम शुरू करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, फिर करिकुलम मूल्यांकन, उसके बाद हमारा ये 2nd ग्रेड और रीट सिमिलर पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद SST का शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद। आज रीट लेवल 1 यानी रीट लेवल 1 रीट L1 की कट ऑफ आ चुकी है, आप चैनल पे देख सकते हैं हमारे कितने बने, कितने आपके हैं नंबर, वो ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।